ख्वाब आखिर क्या है? क्या ये सच होते हैं या झूठ होते हैं? क्या ये खुदा की तरफ से कोई हिडन पैगाम होते हैं या इंसान के जहन के बनाए हुए ख्यालात का सिर्फ अक्स जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कि 1000 साल पहले के इंसान को भी आया करता था और आज के इंसानों को भी कंफ्यूज करके रखता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जॉफरी चौसर की एक ऐसी पोयम को कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हाउस ऑफ फेम। 1380 में उसने लिखी थी और उसने ये 2180 लाइंस पर 3 बुक्स में डिवाइड की थी। हेलो dear students, I hope you all are doing well. This is Muhammad Qureshi, your English tutor, and welcoming you back to a new video where we are gonna explore and we are gonna dive into an interesting and fascinating poem by Geoffrey Chaucer, which was written about 1380s and consists of 2158 lines. The name of the poem is The House of Fame. द हाउस ऑफ फेम के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, जो कि जॉफरी चौसर की एक बहुत ही जबरदस्त पोयम है तो ये वैसे इनकम्प्लीट पोयम लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चौसर ने इस पोयम में ऐसी कहानियां और बातें बयान की हैं जो कि आपकी और मेरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। आइए अब हम चलते हैं इस पोयम के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद असल पोयम की तरफ आते हैं कि ये क्या थी। देखिए, नंबर 1 ये ड्रीम एलिगरी पोयम है। अब ड्रीम एलिगरी पोयम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर चौसर ने जो पोयम्स लिखी हैं वो ड्रीम विजन फॉर्म के अंदर लिखी हैं। अब ड्रीम विजन फॉर्म क्या होता है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ड्रीम विजन पोयम क्या होती है कि नरेटर ख्वाब देखता है, ख्वाब में जो कुछ भी देखता है उसको बेस बनाकर वो लिखना शुरू कर देता है, ये होती है ड्रीम विजन पोयम। तो चौसर की ज्यादातर पोयम जो हैं वो इसी अंदाज की हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रोइलस एंड क्रेसीड है, ये भी चौसर की एक ऐसी पोयम है जो कि ड्रीम विजन फॉर्म में लिखी गई है। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है, इससे पहले वीडियो में कवर हम कर चुके हैं। द बुक ऑफ डचीज ये भी कवर अप हो चुकी है। द हाउस ऑफ फेम जो कि आज हम कवर अप करने जा रहे हैं। ये 3 पोयम्स जो है ये ड्रीम विजन फॉर्म में चौसर ने लिखी हैं। इनमें मुख्तलिफ कहानियां हैं, मुख्तलिफ असबाक हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पर आपके सामने कुछ चीजें लिखी हैं वो आपको नोट करनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल है। चौसर मोस्टली राइट्स पोएम इन ड्रीम विजन फॉर्म, ये आप लिखते हैं, ठीक है। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 2158 लाइन्स। ये जो पोएम है द हाउस ऑफ फेम, ये बात भी याद रखें ये 3 बुक्स पर मुश्तमिल है, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूं। ये पोयम जो है वो 2158 लाइंस पर मुश्तमिल है। जॉफरी चौसर इज नोन फॉर यूजिंग द ड्रीम विजन फॉर्म इन मैनी ऑफ हिज वर्क्स। जॉफरी चौसर जो है वो जाना जाता है ड्रीम विजन फॉर्म को अपनी पोयम्स में इस्तेमाल करने की वजह से। These poems are great examples। पोयम्स के नाम मैंने लिखे हैं जो कि जॉफरी चौसर की बहुत ज्यादा मशहूर पोयम्स है ड्रीम विजन फॉर्म में। ट्रोइलस एंड क्रेसीड, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द बुक ऑफ द डचीज, द हाउस ऑफ फेम। Chaucer's use of dream vision frame allows him to explore themes, allegories and philosophical ideas in a creative and imaginative way। यानी चौसर जो है वो जब ड्रीम विजन फ्रेम के अंदर कोई भी पोयम लिखता है तो वो एक्सप्लोर करता है थीम्स को, एलिगोरीज को, फिलोसॉफिकल आइडियाज जो कि उसके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होती रहती है, उनको वो इस तरह के ड्रीम विजन पोयम के अंदर उतार देता है। तो मैंने एलिगोरीज के बारे में आपको बताया था कि बात किसी और चीज के बारे में होती है लेकिन उसे बयान किसी और चीज के ऊपर करके किया जाता है, ये एलिगोरीज होती है। ड्रीम विजन का मैंने बता दिया आपको कि नरेटर जो है वो ख्वाब देखता है और ख्वाब में जो कुछ भी देखता है उसको बेस बनाकर वो लिखना शुरू कर देता है। एलिगोरीज और ड्रीम विजन ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं कि द हाउस ऑफ फेम जो है ये जॉफरी चौसर ने क्यों लिखी थी, क्या है क्या नहीं है, आइए अब हम चलते हैं। तो बेटा आपको एक चीज और यहाँ पर याद रखने के लिए बेहद जरूरी है, वो ये कि द हाउस ऑफ फेम चौसर ने क्यों लिखी थी, किस चीज से ये इंस्पायर हुआ था। तो ये तमाम चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेज व्हाटएवर एग्जिस्ट ऑन द बोर्ड। ओके, अब आप लिखेंगे कि जॉफरी चौसर रोट दिस पोयम
तो ये बात आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है कि द हाउस ऑफ फेम जॉफ्री चौसर ने कौन से कामों से मुतासिर होकर इंस्पायर होकर लिखी थी। तो जॉफ्री चौसर रोट दिस पोएम आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय डेंटिस डिवाइन कॉमेडिया। डेंटिस डिवाइन कॉमेडिया जो है मैंने पिछली वीडियो में कवर अप कर रखी है, ये आप देख सकते हैं कि क्या थी क्या नहीं थी। वर्जिल ओविड ये भी मैं कवर अप कर चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। एंड बुकेशियो, इन तमाम कामों से मुतासिर होके इंस्पायर होके द हाउस ऑफ फेम वाज रिटन बाय जॉफ्री चौसर इन 1380s। ठीक है, और ये भी आप याद रखें। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं कि दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी चौसर ने खुद नरेटर के तौर पे इस पोएम को बयान किया है, यानी ख्वाब देखने वाला खुद चौसर ही है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। ये 3 बुक्स में डिवाइड है, फिर भी इनकम्प्लीट है। इट इज एन अनफिनिश्ड वर्क, ये अनफिनिश्ड वर्क है जॉफ्री चौसर का, 3 बुक्स में डिवाइड होने के बावजूद भी। ख्वाब आखिर क्या है? क्या ये सच होते हैं या झूठ होते हैं? क्या ये खुदा की तरफ से कोई हिडन पैगाम होते हैं या इंसान के जहन के बनाए हुए ख्यालात का सिर्फ अक्स होते हैं? जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कि 1000 साल पहले के इंसान को भी आया करता था और आज के इंसानों को भी कंफ्यूज करके रखता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जॉफ्री चौसर की एक ऐसी पोएम को कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हाउस ऑफ फेम। 1380 में उसने लिखी थी और उसने ये 2180 लाइंस पर 3 बुक्स में डिवाइड की थी। बुक नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें जो नरेटर चौसर है वो 2 डिफरेंट कैटेगरीज ड्रीम्स की बयान करता है। वो क्या है कि एक ड्रीम होते हैं ट्रू ड्रीम्स और दूसरे होते हैं फॉल्स ड्रीम्स। ट्रू ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें खुदा की तरफ से आते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प, बहुत अमेजिंग होते हैं, जिन्हें हम बार बार याद करना चाहते हैं और हमारा उन्हें सुनाने का भी बड़ा मन करता है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग भी होते हैं जो कि फॉल्स ड्रीम्स के नाम से उसने कैटेगराइज किया है कि ये हमारे ख्यालात और तखय्युल का मजमुआ होता है, जो कि दिन भर या हफ्ते या महीने में जो चीज़ें गंद और नेगेटिविटी हमारे माइंड में जमा हो जाती है वो तमाम चीज़ें मिलकर फॉल्स ड्रीम्स हमें दिखाती हैं। तो ये इसने 2 कैटेगरीज हमारे बुक नंबर 1 के अंदर बयान की है। सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि बुक नंबर 1 में हमारे पास थीम क्या आनी चाहिए। थीम मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है अब हमारे पास जो बुक नंबर 1 की थीम है वो ये है कि ड्रीम्स एंड देयर मीनिंग्स, के ख्वाब और उनके मामला जो उनकी मीनिंग्स होती हैं वो होती क्या है, आया वो ट्रू है या फॉल्स है। क्लासिकल रेफरेंसेस जो जॉफ्री चौसर ने बुक नंबर 1 में लिए हैं वो है एनिड, डिडो एंड एनियास की स्टोरीज से। नंबर 3 हमारी थीम है ट्रांजिशन फ्रॉम अर्थली टू डिवाइन जर्नी, यानी जमीन से आसमान तक का जो सफर है वो जॉफ्री चौसर ने ख्वाब में किया है एक ईगल के जरिए, जो कि एक बहुत बड़ा ईगल है। सो बुक नंबर 1 की नज़म के हिस्से में जॉफ्री चौसर जो है वो अक्सर औकात सोचा करता है कि जो फेम है, शोहरत है, ये इंसानों को किस तरह मिलती है और किस तरह मिट जाती है। एक इंसान जो एकदम से बहुत ऊपर जाता है, आसमानों को छूता है, अचानक वो जमीन पे भी पटक दिया जाता है, ये तमाम चीजें क्या है। तो ये चीजें जब ये सोचा करता था तो एक दिन क्या होता है कि ये सो रहा होता है, उसे ख्वाब आता है, ख्वाब में वो द एनीड
और डीडो एनियस वगैरह की स्टोरीज के कुछ हिस्से भी देखता है और याद करता है। अचानक से एक गोल्डन ईगल जाहिर होता है जो कि बहुत ही बड़ा और ताकतवर परिंदा होता है। वो ईगल चौसर से कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है ताकि मैं चौसर को सच्चाई और आवाजों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता और दिखा सकूं। फिर वो नरेटर यानी चौसर को अपनी पुश्त पर बिठाकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। नींद आने से पहले चौसर इन तमाम सवालात के बारे में सोच रहा होता है कि ख्वाब असल में क्या होते हैं, ये क्या खुदा की तरफ से कोई हिडन पैगाम होता है, या इंसान का ज़हनी तख़य्युल यानी ख्यालात का जो मजमुआ होता है वही चीज़ होती है, और ख्वाब की कितनी किस्में वगैरह होती हैं। ये तमाम चीज़ें वो सोने से पहले सोच रहा होता है और गॉड ऑफ स्लीप से वादा करके वो सो जाता है कि जैसे ही मुझे जो भी ख्वाब आएगा इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं उसे मिस इंटरप्रेट नहीं करूँगा, एज इट इज़ अपने रीडर्स को, अपने लिसनर को वो बता दूंगा। कहानी का आगाज होता है जिसमें शायर बताता है कि वो सो रहा था कि ख्वाब में एक अजीब मंजर देखता है। वो देखता है कि एक गोल्डन ईगल जो है वो उसके पास आता है, जो कि इतना बड़ा होता है कि आज तक उसने इतना बड़ा परिंदा कभी देखा ही नहीं। गोल्डन ईगल नरेटर को अपनी पीठ पर बिठाता है और आसमान की तरफ लेकर उड़ जाता है और उसे पूरी कायनात का सफर कराता है। सफर करते हुए चौसर देखता है कि उसने बहुत सा नया इल्म हासिल किया है और बहुत सी ऐसी आगाही उसे पहुंची है जो आज तक उसे नहीं पता थी। यानी कि गोल्डन ईगल यहाँ पर एज अ गाइड है जो कि उसे नई दुनिया का सफर करा रहा है, ताकि वो जो बुक नंबर 1 में सवालात सोचा करता था कि ये ख्वाब क्या होते हैं, XYZ बहुत सारी चीजें जो बुक नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताई है, वो तमाम चीजों के जवाबात ये गोल्डन ईगल अब इसे देने जा रहा है। यहाँ पर नरेटर को गोल्डन ईगल लेकर जाता है एक बहुत बड़े वसी घर की तरफ जिसका नाम होता है द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम ये एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के तमाम लोगों की सच्ची झूठी खबरें, उनका फेमस होना, उनकी अफवाहें, वो तमाम की तमाम जमा होती हैं। अंदर वो और अजीब अजीब चीजें एक्सप्लोर करता है और देखता है कि वहां पर सोने की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिन पर मशहूर तरीन लोगों के नाम और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई कहानियां जो कि सच्ची भी हैं और झूठी भी हैं, कुछ सच्ची बातों पर मुश्तमिल है और कुछ अफवाहों पर मुश्तमिल है। वो तमाम चीजें इनसाइड द हाउस नरेटर देखता है। वो दीवारों पर बहुत गौर व फिक्र से देख रहा होता है। ही पॉन्डर्स ऑन द वॉल्स, बट अब यहाँ पर एक चीज उसे नजर आती है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो धुंधले हो चुके हैं, जो यानी मिट चुके हैं, जो फेमस हुए और फिर फेमस होकर वो इस दुनिया से खत्म भी हो गए, उनके नाम मिट चुके हैं। और कुछ नाम बहुत ज्यादा नुमाया है जो कि उसकी दुनिया के अंदर उस वक्त फेम हासिल कर रहे थे, शोहरत जिन्हें मिली हुई थी। वहां पर वो एक बहुत बड़ी देवी को देखता है जिसको लेडी ऑफ फेम कहा जाता है। उसका काम यह है कि वो लिखती जाती है दीवारों पर कि किसको अब शोहरत मिलेगी और किसका नाम भुला दिया जाएगा। कभी लेडी ऑफ फेम किसी को बहुत बड़ा बना देती है, बहुत ज्यादा फेमस कर देती है बिला वजह में, और कभी किसी फेमस इंसान को बिल्कुल नजरअंदाज, नेग्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो आसमान को छूते छूते जमीन पर आ गिरता है। फिर शायर थोड़ी और आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर एक और अजीब सा घर है जो कि मुख्तलिफ आवाजों से भरा हुआ है। वहां पर गपशप हो रही है, सच्ची झूठी कहानियां बताई जा रही हैं, यानी इतना ज्यादा डेफनिंग साउंड होता है वहां पर कि शायर को बहुत सी बातें तो समझ भी नहीं आ रही होती, जिसे कहते हैं द हाउस ऑफ र्यूमर। द हाउस ऑफ र्यूमर के अंदर उसे बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, जैसे कि हर किस्म की खबरें, गपशप, सच और झूठ, ये तमाम चीजें वो सुनता है। द हाउस ऑफ र्यूमर के अंदर वो ये सीखता है कि दुनिया में शोहरत किसी को भी किस तरह मिलती है, किस तरह उनकी बातें फेमस होती हैं, सच्ची और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, और किस तरह एक इंसान रातों रात फेमस हो जाता है और रातों रात उसे शोहरत मिल जाती है। ये नज़म नामुकम्मल, अनफिनिश्ड एक पोएम है चौसर की, जो कि वो अपनी जिंदगी में मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद बहुत से लोगों ने ये कहा कि उसने जानबूझकर इसे ऐसे ही छोड़ दिया, और बहुत से कहते हैं कि उसने इस वजह से छोड़ा है ताकि लोगों को पता चले कि द हाउस ऑफ फेम जो है ये एक फेमस कहानी होने वाली थी। यानी इस कहानी से ये इशारा मिलता है कि शोहरत, फेम एक गैर यकीनी और गैर मुस्तकिल चीज है जो कि सच और झूठ इन दोनों के जरिए मिल सकती है। तो हमें चौसर की द हाउस ऑफ फेम ये दिखाती है कि शोहरत हमेशा हकीकत पर मबनी नहीं होती, बल्कि अफवाहों, लोगों की बातों और किस्मत पर भी कायम होती है, डिपेंड करती है। आज का सोशल मीडिया दौर इस द हाउस ऑफ फेम से बिल्कुल रेलेवेंट है कि किस तरह रातों रात किसी भी इंसान को अचानक शोहरत मिल जाती है। सुबह उठो तो पता लगता है कि ये इंसान इतना ज्यादा फेमस हो गया है। चौसर ने अपनी इस द हाउस ऑफ फेम पोएम के अंदर ये सच्चाई बहुत अच्छे अंदाज से दिखाई है।